Good morning to all of you. And there is a very important notice regarding CBSE examination. From this session, your semester system is going to be introduced. मतलब ये है कि आपके साल में 2 परीक्षाएं होनी है, दोनों बोर्ड लेगा। पहली जो परीक्षा है वो नवंबर-दिसंबर में होगी, नवंबर लास्ट से शुरू होगी और दिसंबर तक चलेगी, और दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। कोर्स 50% बांटा जाएगा, बोर्ड ही पेपर कराएगा और इंटरनल असेसमेंट उसी तरह से चलता रहेगा। पेपर बोर्ड बनाएगा, लेकिन कॉपी जो है वो स्कूल के टीचर चेक करेंगे। तो आप लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं या कुछ देर है, जो कोई भी बात हो, पहला काम तो ये करिए कि जल्दी-जल्दी एडमिशन ले लीजिए, जिससे क्लासें आपकी चलती रहें। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो एडमिशन लेने में, तो वो आप आके अपनी प्राचार्य जी से बात कर लीजिए। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने कैमरे को ऑन कर लें और माइक को ऑफ कर लें, क्योंकि कैमरा जब ऑन रहेगा तभी आपको पता चलेगा, तभी आप सीरियसनेस से बैठेंगे। सो प्लीज स्टार्ट योर कैमरा एंड ऑफ योर माइक। ये ऑनलाइन क्लास का पहला नियम है। और कैमरा ऑन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पता तो चलेगा किस बच्ची को मैं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि आपको चैप्टर 1 के नोट्स भेजे गए थे। चैप्टर 1 पे आपको प्रॉब्लम्स भी, वीडियोस भी दिए गए थे, तो नोट लिखना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा और जल्दी से नोट पूरा कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक है तो अगर खोलिए, एनसीईआरटी की बुक है तो टेबल 1.1 वो आर्किमिडीज का नाम है। आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज ने क्या किया, आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी दिया, वो ग्रीस के थे। तो इस तरह जो आपके मेन साइंटिस्ट हैं, जैसे न्यूटन है, न्यूटन ने क्या दिया, लॉ ऑफ मोशन दिया, बड़ा फेमस है उनका। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, न्यूटन इंग्लैंड के थे। आइंस्टीन फेमस हैं। तो ये टेबल, और जो दूसरी टेबल है 1.2 में दिया हुआ है लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। मतलब जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं उसमें क्या है, जैसे स्टीम इंजन जो था उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सोनार सिस्टम सुना होगा, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में पहला फोर्स आपको बताया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स आपको मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर masses. It is the force of attraction between two objects due to their masses. उनके masses की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में इस समय 2 चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, एक पेन है, एक प्रिज्म है। पेन का भी अपना मास है, इस प्रिज्म का भी अपना मास है। तो पेन, ये जो पेन है, इट विल अट्रैक्ट द प्रिज्म एंड प्रिज्म विल अट्रैक्ट द पेन। जो आपने 9th में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम से जाना जाता है। मैं फार्मूला दे रहा हूं, ये देखिए बच्चे की ज्वाइन रिक्वेस्ट आई है, तो जरा सब लोग ज्वाइन पहले कर लिया करें। F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 है मास ऑफ द पेन, मास ऑफ द प्रिज्म, R। हेलो स्वाति पांडे, श्रेया पाल, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? यस सर। अरे
आद्रिका पटेल, आवाज सुनाई पड़ रही बेटा? सगुन सूर्यवंशी, आपको आवाज सुनाई पड़ी? सर। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए, कुछ भी कोई बोल, हाँ चलिए ठीक है। इसी बीच ही पूछना पड़ता है ना, कभी कभी सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, तो इसमें ये बताइए, जो मैंने भी फार्मूला बोला, जरा आप लोग नोट कर लें, कॉपी पेन तो लेके बैठे ही होंगे। F इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल जी को क्या बोला जाता है, ये बताइए। शर्मिल विश्वकर्मा, आप बताएं कैपिटल जी को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी। अच्छा श्रेया पाल, आप बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी मैं पूछ रहा हूँ, एफ नहीं पूछ रहा हूँ। चलो और कोई बच्ची, शिखा पांडे, आप बताओ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। व्हाट इज कैप, हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद है? प्रेरणा छत्री, आप बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? नहीं मालूम है? कृतिका सिंह, आपको मालूम है इसकी वैल्यू? मानसी वर्मा, प्रियंका यादव, आपको मालूम है? श्यामा मिश्रा, आपको मालूम है वैल्यू? 9.8 into 10 to power अंजलि -11। शुक्ला, हाँ बोले। सर 9.8 आवाज नहीं into आ रही 10 मेरे to पास power। तक। सर 9.8 into 10 to the power नहीं, -11। 9.8 तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो है कैपिटल जी है। सर हम बताएं। सर हाँ 6.67 into हाँ 10 to the बोलिए। power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये वैल्यूज है, ये पहला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसमें जो मैं बोलता हूँ उसको कहीं आप नोट कर लिया करिए, ये लेक्चर है, वीडियो तो बाद में जाएगा ही आपके पास। और दूसरी जो चीज़ है, जैसे अभी बताया, ये आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, ये पेन है और ये प्रिज्म है, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, कमजोर फोर्स है। दूसरी चीज है कि अगर इसमें से एक दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ मान लिया जाए, इफ वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम बदल जाता है, उसको कहते हैं ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द फोर्स, कैसा फोर्स है? बाय वर्च्यू ऑफ विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फिर से सुने, लिखना चाहें तो लिखें। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, gravity is the force of attraction by virtue of which earth attract any other object, by virtue of which earth attract any other object। ये जिन बालिकाओं का माइक ओपन है वो जरा बंद कर दें, नहीं तो आवाज़ इको होने लगेगी और आप ही लोगों को नहीं सुनाई पड़ेगा। ये शर्मिल विश्वकर्मा, शायद आपका माइक ओपन है अभी तक। हाँ जरा इसको सब लोग यहाँ बंद कर लें।
चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब ये समझिए, जैसे आपने 10th में पढ़ा था चार्ज, चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है, तो इन्होंने एक सबसे छोटा मास जिससे बनते हैं, देखिए नई चीज बताने जा रहे हैं, मास भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्रेविटॉन्स। GRAVITONS, ग्रेविटॉन्स। तो ग्रेविटॉन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच masses are made, and gravitons of a substance differ from the gravitons of other substance। मतलब एक सब्सटेंस के जो ग्रेविटॉन्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के ग्रेविटॉन्स से अलग हो जाते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो जनरेट होता है वो ग्रेविटॉन्स के इंटरचेंज की वजह से होता है। यानी दो जो मासेस रखे हैं, दो पार्टिकल रखे हुए हैं, उनके बीच में ग्रेविटॉन्स का इंटरचेंज होता है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है। देखिए जरा, ये बैक कैमरे का यूज हो रहा है, अभी दिखाई पड़ेगा थोड़ी देर में। नेटवर्क बेटा यहाँ थोड़ा लो रहता है आपके स्कूल में, इसलिए सिस्टम थोड़ा स्लो रिएक्ट। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये बीच की डिस्टेंस r है, 2/r²। इसके और इसके बीच में ग्रेविटॉन्स इंटरचेंज होते हैं, ये कंडीशन होती है। ग्रेविटॉन्स m1 से m2 में आएंगे और m2 से m1 में आएंगे। ये फार्मूला है F=G m1m2/r²। तो इस फार्मूले को आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आसान दूसरा जो हमारा फोर्स है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, ये लिखा हुआ है फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, या एनसीईआरटी ने इसको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों चीज वही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स जो है वो डेवलप होता है चार्जेस की वजह से। चार्जेस मतलब आप पढ़ चुके हैं 10th में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये आपने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये भी पढ़ा होगा 10th में, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये चार्ज रेस्ट स्टेट में हो, अगर ये चार्ज रेस्ट स्टेट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, अगर ये चार्ज मोशन में आ जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। तो चार्जेस के बीच में जैसा भी फोर्स हो, चाहे रेस्ट स्टेट में हो चाहे मोशन में हो, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फोर्स होता है वो एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पेज नंबर 9 पे है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले ये जानिए ये फोर्स होता क्या है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में रहने वाले, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अभी चर्चा कर रहे थे
कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रिपेल तो करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जबरदस्त वहां force which binds न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसकी दूसरी बात होती है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स है। और जापानी साइंटिस्ट यूकावा, YUKAWA, जापानी साइंटिस्ट यूकावा ने बताया था कि जो प्रोटॉन के बीच में यानी न्यूक्लियॉन के बीच में जो फोर्स डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं मेसॉन्स की वजह से। मेसॉन्स लिख लीजिए कहीं, MESONS, मेसॉन्स की वजह से डेवलप होते हैं। अभी समझ में आ रहा है? सर ने पहले ग्रेविटॉन बताया, अब मेसॉन बता रहे हैं, और आप लोग तो मेसॉन का नाम ही नहीं सुने हैं। देखिए, न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो आप पढ़े हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ के कई सारे टेम्परेरी पार्टिकल्स होते हैं। इन टेम्परेरी पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं सब फंडामेंटल पार्टिकल। इनको बोला जाता है सब फंडामेंटल पार्टिकल। अब सब फंडामेंटल पार्टिकल जो है हमारे, वो न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, उसी में से एक मेसॉन है। मेसॉन जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक मेसॉन पॉजिटिव, एक मेसॉन न्यूट्रल और दूसरा मेसॉन नेगेटिव। और मेसॉन को हम पाई से शो करते हैं। ये देखिए, फिर से बैक कैमरे से मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर मेसॉन्स। ये पाई, ये देखिए पाई प्लस, पाई 0 और ये पाई नेगेटिव। तो ये मेसॉन पॉजिटिव हो गया, ये मेसॉन न्यूट्रल हो गया, ये मेसॉन नेगेटिव। MESON, मेसॉन। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मेसॉन। और मेसॉन का इन्वेंशन या मेसॉन की डिस्कवरी जापानी साइंटिस्ट यूकावा ने की थी। और चौथा जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। पिछली टर्न पे जो दोपहर में चलाया था उसमें बताया था आपसे, एक नई चीज बताई थी, शायद आप ध्यान में है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, कि न्यूक्लियस से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितने लोग थे पिछली क्लास में? हाँ बेटा शगुन, आप थी पिछले क्लास में? बोलिए माइक ऑन करके। यस तो यस आप, सर ये थे। बात हुई थी ना कि ये बात हुई, यहीं पे समाप्त हुआ था ना पिछली क्लास, कि यस सर। न्यूक्लियस से कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ, जाओ पढ़ा आपने कहीं? बड़े भाई बहनों से पूछा, सिस्टर से पूछा अपनी कि दीदी यस तैयारी सर। में है, बताओ? पूछा तो सर क्या पूछे बताया? थे। यस सर। तो बताया सर क्या वो फिर? भी कह रही थी कि सर कह रही थी वो तो बाहर होता है न्यूक्लियस के। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, शायद उसको ध्यान नहीं है, भूल गई होगी। देखिए, आपने थोड़ा सब लोग बोलते रहे तो पता चलता है आप क्लास में अटेंटिव होके बैठे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना है आप लोगों ने? श्रेया पाल, आप बताएं, माइक ऑन करिए। यस सर। तो क्या, बताओ जरा, क्या चीज होती है रेडियो एक्टिविटी? कुछ भी जो जानती हो। यहाँ ये मत सोचना कि दूसरे बच्चे क्या हैं, दूसरे कुछ भी नहीं जानते हैं, जो आप बोल देंगे सही हो जाएगा। थोड़ा बोलिए। अच्छा, ये शिखा पांडे, आप बताएंगी? अच्छा, किसी बालिका को मालूम है कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? जिसको भी हो वो माइक ऑन करके बात करे मुझसे। रेडियो एक्टिविटी किसी ने नाम ही नहीं सुना इस क्लास में?
सौम्या दुबे, आपने सुना है नाम? सोनी चौधरी, आप बताइए, आप शायद माइक ऑन कर रहे हैं, बताइए। सर फोटो इलेक्ट्रिक है वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ कनेक्ट होता है। आवाज थोड़ी माइक को पास रख के बोलिए। सर वो फोटो इलेक्ट्रिक से कुछ इफेक्ट शालू कनेक्ट विश्वकर्मा, आप बताइए। एक मिनट, श्रेया सिंह, आप बताइए, आपने सुना है? सर न्यूक्लियस से रेडियो हेलो। एक्टिव वेव्स निकलती हैं। पल्लवी उपाध्याय, अल्फा बीटा और गामा रेस वो सब्सटेंस से जब निकलते हैं हाँ, तो बहुत अच्छे बच्चे। क्या नाम है? तृप्ति नाम है? यस सर। किस बच्ची ने जवाब दिया? ये तृप्ति ने? यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सब लोग तालियां बजाएं जरा, अपने माइक ऑन करके निकले जरा, मुझे लगे कि क्लास चल रही है। तालियां बजाएं। अभी कोई ताली मुझे सुनाई नहीं पड़ी। हाँ, क्लैपिंग करिए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस, तो बस ओके, वेरी गुड। ऐसे ही एक दूसरे का प्रोत्साहन आप लोग बढ़ाइए। ये बच्ची सही बता रही है। सुनिए, अब रेडियो एक्टिविटी होती है, कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेडिएशन बाहर होता है, आउट होता है, और ये रेडिएशन जो बाहर जाता है इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब इस रेडिएशन में कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव नेचर के होते हैं, और कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं अल्फा रेडिएशन, मतलब जो पॉजिटिव नेचर का होता है उसे अल्फा रेडिएशन या अल्फा रे। जो नेगेटिव नेचर का होता है, देखिए ध्यान से ये लाइन, जो नेगेटिव नेचर का होता है वो बीटा रेडिएशन या बीटा रे, और जो न्यूट्रल होता है वो गामा रेडिएशन। तो अभी मैंने क्या बोला कि जो नेगेटिव रेडिएशन है उसे क्या कहते हैं? बीटा रे। तो ये न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव रेडिएशन आया कहाँ से? क्योंकि न्यूक्लियस में तो या तो प्रोटॉन है आपके पास या न्यूट्रॉन है आपके पास। सगुन, माइक ऑन करो। यस सर। मेरी बात सुन रही हो ना बेटा? न्यूक्लियस में Yes. या तो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, या तो न्यूट्रॉल Yes. है, या तो न्यूट्रॉन है जिसके पास चार्ज ही नहीं है। लेकिन ये बता रहा हूं कि न्यूक्लियस से नेगेटिव रेडिएशन बाहर जा रहा है बीटा रेडिएशन। तृप्ति ने भी ये बताया। तो जरा ये सोचो कि ये नेगेटिव आया कहाँ से जब नेगेटिव है ही नहीं? बताइए बेटा शगुन, कुछ भी सोचिए, कुछ भी बताइए। ऐसा नहीं कि आप ही को सब आता है या और बच्चों को नहीं आता है। बोलिए, कुछ भी बोलिए। क्या पार्टिकल होता है उसमें सर? उसके अंदर हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। हाँ, आपको समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। अच्छा, तो मैं अब जवाब भी सुनिए। न्यूट्रॉन, देखिए जो रेडिएशन आउट होता है जिन न्यूक्लियस से, उसमें न्यूट्रॉन टूटता है, और न्यूट्रॉन जो टूटता है वो दो हिस्सों में टूटता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो है वो उसी न्यूक्लियस में रहता है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो बाहर चला जाता है। तो इसी नेगेटिव पार्ट को ही कहते हैं जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जानिए। ये जवाब दीजिएगा जो भी आपसे पूछेगा कि नेगेटिव रेडिएशन कहाँ से आता है, तो नेगेटिव रेडिएशन आप बताएंगे। ध्यान से सुने, जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उसमें न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से न्यूट्रॉन दो हिस्सों में टूटता है। ये हिस्से पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट होते हैं। पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस में ही रहता है और नेगेटिव पार्ट जो है वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। इसी को बोलते हैं, जिन न्यूक्लियस से रेडिएशन बाहर होता है वहाँ बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स।
अब ये अगली जो हेडिंग है आपके कोर्स में वो है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉ का नेचर कैसा होता है? कोई फिजिकल लॉ बताओ, न्यूटन का लॉ, या सबसे आसान है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कोई बताएगा आप में से? क्लास में बोलना चाहिए जब भी टीचर पूछते हैं। Sir, energy cannot be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another. वेरी गुड, वेरी गुड, वंस अगेन वेरी गुड। दूसरा इसी तरह केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मास कंजर्वेशन की मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ या ना? देखिए एक्टिव रहिए क्लास में, तभी मज़ा आएगा आपको भी और हमको भी पढ़ाने में। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है शैलजा मिश्रा, रूपाली गुप्ता, योगिता सिंह, कुमकुम पटेल, किसी ने पढ़ा है? श्रेया सिंह, आप हैं क्लास में कि नहीं? Yes, sir. साक्षी पांडे, आपने पढ़ा है? सर टोटल मोशन ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स हाँ। कांस्टेंट, ऐसे कुछ था। What is the conservation of linear momentum? In the absence of external force, the linear momentum of the system remains conserved. मतलब जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो जो हमारे जितने भी फिजिकल लॉ पढ़ाएंगे आज से लेके 12th तक, या आप लोग बीएससी एमएससी जहाँ भी पढ़ोगे, उसमें जो भी फिजिकल लॉ है कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी हो सकती है, मास हो सकती है, मास होता है, टाइम होता है, फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, तो जो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो, सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं बदलती और सारी क्वांटिटी चेंज कर जाती है। तो जो क्वांटिटी नहीं वो बदलती उसी का कंजर्वेशन हो जाता है। जैसे भी एक बच्ची ने कहा कि एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसमें एनर्जी कांस्टेंट है। केमिस्ट्री वाले कहते हैं मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो इसमें मास कंजर्व है। इसी तरह आपने 10th में पढ़ा होगा चार्ज का, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। एनसीईआरटी खोले, उसमें पेज नंबर 13 पे लिखा है, एक्सरसाइज में पहली लाइन लिखी हुई है नोट फॉर स्टूडेंट। कितने लोगों को मिला? आशी Yes, यादव sir. को मिला? यस सर। Yes, sir. मिल गया? Yes, sir. चलिए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। द एक्सरसाइज गिवन हेयर meant to enhance your awareness about the issues surrounding science, technology and society and to encourage you to think and formulate your views about them. The question may not have clear cut objective answer. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ एक्सरसाइज दी जाने वाली है, या जो एक्सरसाइज आपके पास है, ये सिर्फ यही बताएगी कि टेक्नोलॉजी को लेके, साइंस को लेके आपका अपना रवैया क्या है। आपका रवैया मतलब होता है बिहेवियर, हाउ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। इस समय मोबाइल है ना, मोबाइल से मैं अपने आपके विद्यालय में बैठा हूँ, मैं फिजिक्स लैब में बैठ के आपके पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं, कोई महरी खावा, कोई पांडे बाजार, या कोई देहात में कहीं भी बैठा होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए हम लोगों को, तो यही है। और टीचर के लिए नोट फॉर टीचर में देखिए लिखा है, द एक्सरसाइज गिवन हेयर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ए फॉर्मल एग्जामिनेशन। मिला आप लोगों को?
यस सर। बोलिए। यस सर। Yes, क्या sir. मतलब क्या हुआ यस सर। कि इस एक्सरसाइज से पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो चैप्टर 1 का पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? फिर चैप्टर 1 के पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाए ये पूछा जाएगा, और टेबल 1.1 और टेबल 1.2। जो पिछला वीडियो लेक्चर चला था तो उसमें ये पढ़ाया गया था कि फिजिक्स का सोसाइटी के लिए क्या रोल है, मैथमेटिक्स में क्या रोल है, साइंस में क्या रोल है, बायो में क्या रोल है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स के कितने ब्रांचें हैं, ये सब पूछा जाएगा। और इंट्रोडक्टरी क्लास में या पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि ह्यूमन की 3 इन्वेंशन बहुत फेमस हैं। मतलब 3 इन्वेंशन ने पूरी दुनिया बदल डाली है। पहला है फायर का इन्वेंशन, फायर, आग। अगर मानव आग ना आविष्कार करता तो भोजन कैसे बनता? दूसरा है व्हील, पहिया, पहिया बनता और उसने पहिए को राउंड बनाया, पूरा ऐसे सर्कुलर बनाया। अगर वो राउंड ना बना के स्क्वायर बना देता या ट्रायंगल में बना देता या पिरामिड में बना देता तो सोचिए क्या प्रॉब्लम होती। और तीसरी जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बारे में 10th में आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पे ही आपकी आज की ये करंट जो आपके घरों में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी बेस्ड है। कंप्यूटर पूरा सिस्टम बेस्ड है, मोबाइल सिस्टम बेस्ड है। अब ये सोचो कि अगर आदमी इस समय वर्तमान में घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो क्या होगा? दो दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो शायद आप लोग ग्रामीण जीवन में फिर से वापस चले जाएंगे। दिस इज़ द मतलब शहर में लाइट एक इसेंशियल चीज़, ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैप्टर 1 में इतना ही है, जो मैंने बताया है वही पढ़िएगा, वीडियोस देख लीजिएगा जो भेजे गए हैं। दूसरी बात है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिखिए ज़रा आप लोग कॉपी पे, ज़रा वीडियो कैमरे ऑन कर लीजिए, मुझे लगे कि आप लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ बैठे हुए हैं। अब तो ओपन योर कैमरास एंड राइट डाउन। देखिए जो लोग कैमरा बंद करके पढ़ते हैं ना, वो उतनी गंभीरता से पढ़ते नहीं है। फिर वो कहीं ना कहीं उनमें वो इंटेंसिटी नहीं रहती पढ़ाई की। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन fundamental forces? What is the ratio between fundamental forces? ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, अब ढूंढिएगा। और कैमरे को थोड़ा ऑन रखा करिए, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, जिससे पता चले कि आप लोग स्कूल के क्लासेस के प्रति गंभीर हैं। आराम से बिल्कुल घर पे रहिए, कैमरे को ऑन कर लीजिए। आइंदा अगली बार से इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, माइक ऑफ रहना चाहिए, कैमरा ऑन रहना चाहिए। 2 चीज़ें मेरी ध्यान से। नहीं तो ऐसा लगता है जो कैमरे के ऑफ करके बच्चियां क्लास करती हैं, ऐसा लगता है कि वो नॉन सीरियस हो हैं। ठीक है, वेरी गुड, सब लोग जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फंडामेंटल फोर्सेस? तो आंसर भी लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल, फिर रेशियो बनाइएगा। ये देखिए बैक कैमरे से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाली लाइन जिस पे मेरा कैमरा फोकस कर रहा है इस समय, ये दिखाई पड़ा? FG रेशियो FW मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, FE मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, S मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये है 1:10
10 to the power 25, रेशियो 10 to the power 36, रेशियो 10 to the power 38। लिख लीजिए, अभी मैं कैमरा हटा नहीं रहा हूं। Fg रेशियो Fw रेशियो Fe इक्वल रेशियो Fs इक्वल टू 1 रेशियो 10 to the power 25, रेशियो 10 to the power 36, रेशियो 10 to the power 38। तो लिख लिया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। जब भी आप लोगों का पेपर होगा ये पूछा जाएगा। अब जो बताया है फंडामेंटल फोर्सेस टेबल 1.1 टेबल 1.2 उसको आप लोग पढ़िएगा। और कोई मन में दुविधा हो या बातचीत हो या कुछ पूछना चाहती हो आप लोग तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। इस क्लास में, पिछली क्लास में फिजिक्स के बारे में या और स्कूल की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, पूछिए, कुछ भी सर समस्या लास्ट हो। वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फंडामेंटल फोर्सेस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फंडामेंटल फोर्सेस। ओके सर। एनी मोर प्रॉब्लम टू एनी ऑब्जेक्ट। अभी कोई क्लास लीव नहीं करेगा, देखिए 30 से 28 पे हो गए, कोई क्लास लीव नहीं करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चों। सर कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तीनों ही 1 लाइन स्टेटमेंट आएगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और कुछ? सर हाँ शगुन बोलो। फंडामेंटल फोर्स में Fw बताए हैं सर वो फंडामेंटल फोर्स में जो आप Fw वीक न्यूक्लियर जो बताए हैं वो क्या है? हाँ, Fw जो है वो वीक न्यूक्लियर है, Fe जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, Fs जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। आया समझ में शगुन? यस और नो? यस सर। पूछ रहे हैं कि चलिए, वीक और न्यूक्लियर किसी? क्या है? वीक न्यूक्लियर वही है जो रेडियो एक्टिविटी जहाँ होती है, रेडियो एक्टिविटी के लिए जो फोर्स जिम्मेदार होता है वही बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। जो भी आपको समझाया कि कहीं पे पॉजिटिव रेडिएशन बाहर जा रहा है, कहीं पे नेगेटिव रेडिएशन बाहर जा रहा है, कहीं पे न्यूट्रल रेडिएशन बाहर जा रहा है, तो ये रेडिएशन क्यों बन रहा है, उस रेडिएशन को बनाने के लिए और बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है? यस सर। अच्छा, और अब आप लोग अगली क्लास किसकी है आपकी? नेहा अगली मैम। क्लास किस विषय की है? सर फिजिकल एजुकेशन। चलिए शुरू होने जा रही है, मैं क्लास भी बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे को शुभकामनाएं, आशीर्वाद, दिन अच्छा बीते। थैंक यू वेरी मच।